नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोग प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी के लिए आज का ये जो मेरा क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आप लोगों का जो विषय है सामान्य ज्ञान, उसका ना क्लास आज से मैं शुरू कर रहा हूँ आपके इसी चैनल पर। तो आप लोगों को पर डे ना 5 से 6 के बीच शाम को आप लोगों को ये क्लास देखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ना, वो सबसे फर्स्ट क्लास होने वाला है। और आज का जो विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो भारतीय संस्कृति का विकास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का ना जो सिलेबस है उसको पहले आप लोगों को दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सबसे फर्स्ट में अगर देखना चाहोगे ना, तो देखो भाग दूसरा करके सामान्य ज्ञान दिया है। और इसमें से आप लोगों का 20 नंबर का आने वाले हैं, जो जीके का जो पार्ट है उसमें। और आप लोगों का क्लास अभी से स्टार्ट करने का मतलब यह है कि आप लोगों के पास लगभग 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, लगभग 120 दिन के आसपास मोटा मोटी। तो आप लोगों को ना अगर अपना जो सामान्य ज्ञान का विषय देखोगे ना, तो काफ़ी विस्तृत है। तो इसीलिए अभी से पढ़ना जरूरी है, और अभी से पढ़ना शुरू करोगे पर डे ना, तो आप लोगों का जब एग्ज़ाम का डेट आते आते उस वक्त हम लोगों का जो कोर्स है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ दिन बचा रहेगा तो इसका रिवीजन भी कर पाएंगे। और क्योंकि इसमें कहाँ से प्रश्न पूछेगा, कैसे प्रश्न पूछेगा, वो कोई गारंटी नहीं रहता है। तो इसीलिए अभी से पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इसका सिलेबस को देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है जी। देखो, इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये अगर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है भारतीय इतिहास के बारे में। उसके बाद आप लोगों को राजनीति पढ़ना है। उसके बाद अर्थशास्त्र भी पढ़ना है। उसके बाद चौथा में भूगोल पढ़ना है। पाँचवा में सामान्य विज्ञान का जो पार्ट है उसको पढ़ना है। और छठवां में देखोगे तो खेल शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा, तो इन तीनों को पढ़ना है। और इन सभी का सिलेबस को देखोगे ना, तो काफ़ी वास्ट पे इसका टॉपिक दिया गया है। तो 2-4 दिन में या एक आध महीना में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों के पास ना अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का जो क्लास है वो। तो पर डे आप लोगों को क्या करना है, शाम को 5 से 6 के बीच ना आप लोगों का ये जो क्लास है वो स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं आज से ही। तो आप लोगों को पर डे इसको ज्वाइन कर लेना है। और ये जो क्लास है ना, आपका इसी चैनल में आने वाला है। उसके अलावा ना आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है उसको भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी तक के 3 से 4 क्लास ले लिया हूँ। और उसका जो क्लास है ना, वो धीवर एकेडमी पर चला रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जा कर के आप लोग उस जो क्लास है उसको देख सकते हो। और वो जो क्लास है ना, वो पर डे आप लोगों को सुबह सुबह 8 से 9 के बीच ना वो जो क्लास है वो देखने को मिलेगा। और शाम टाइम आप लोगों का ये जो सामान्य ज्ञान का विषय है उसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी से कम 1-1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 2 घंटा आप लोगों को टाइम देना है और पढ़ना है। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट का कॉलेज चाहिए और अच्छे नंबर से जो एंट्रेंस एग्जाम है प्री बीएड का और प्री डीलेट का देना है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखना है आप लोगों का ना, जो पूरा क्लास है इसी शेड्यूल में चलेगा। और बहुत ही जल्द ना, कुछ दिनों बाद आप लोगों का जो रीजनिंग की क्लास है उसको भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो हम लोगों को ना 3 पार्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला शिक्षण अभिरुचि का पार्ट पे फोकस करना है, जो 30 नंबर का आने वाला है, उसको स्टार्ट कर दिया हूँ। और अभी आप लोगों का सामान्य ज्ञान का जो विषय है उसको भी अभी स्टार्ट कर दिया हूँ इस चैनल पे। तो 20 नंबर का इसमें का आने वाला है। और 1-2 दिन बाद ना आप लोगों का जो रीजनिंग की क्लास है उसको भी स्टार्ट कर दूंगा, और वो भी 30 नंबर का आने वाला है। तो टोटल हम लोग ना अभी 80 नंबर का जो मोटा मोटी प्रिपरेशन है ना वो करेंगे। उसके कुछ दिन बाद आप लोगों का हिंदी का विषय भी मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जाएगा ना, एक आध महीने बाद, तो हिंदी और इंग्लिश को भी स्टार्ट करूंगा। तो फिलहाल के लिए 3 विषय को आप लोगों को पहले पढ़ा रहा हूँ। पहला आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि का क्लास अभी चालू हो गया है। अब आप लोगों का सामान्य ज्ञान के क्लास अभी चलेगा। तो इन दोनों को ना पहले आधा पहुंचा देते हैं सिलेबस को। उसके बाद फिर आप लोगों का जो नॉर्मल जो विषय है ना रीजनिंग का, तो उसको भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बात आप लोगों को अब नहीं करते हैं। जो जो समझाना था वो सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग ना क्या करेंगे, आज का जो टॉपिक है उसको आप लोगों ने देख लिया ना। अगर टॉपिक को देखना चाहो ना, तो यहाँ पास एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा और आप लोगों को समझ में आ जाए। भारतीय इतिहास अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो भारतीय इतिहास में केवल कुछ शब्दों में इसका जो टॉपिक है उसको बोल करके ख़त्म कर दिया है। भारतीय संस्कृति का विकास, अब कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति का विकास कहाँ से होता है, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वहाँ से शुरू होकर के क्या होगा, त्रिवैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन चलेगा। उसके बाद फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अलग अलग ऐसी जो संस्कृति है वो बढ़ते गए हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और अभी से पढ़ेंगे ना, तो सारे टॉपिक को, अच्छे अच्छे जो टॉपिक है ना, उसको मैं कवर करा दूंगा, जो मुख्यतः ऐतिहासिक घटना है जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाया गया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ना उसी टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूँगा, ताकि आप लोगों का क्या हो, उसी टॉपिक को कवर भी हो जाए और वहीं से एक प्रश्न अगर पूछा भी जाएगा ना, तो ईजी तरीके से आप लोगों का बन पाए, ठीक है।
तो सारे टॉपिक को मैं कवर करते हुए चलूँगा। आप लोगों को प्रॉपर ना ईमानदारिता से पढ़ना है और आप लोगों को सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोगों को भविष्य में शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने के लिए अगर डीएड बीएड का कोर्स करना है तो ज़रूरी है जी आप लोगों के लिए। और कट ऑफ बहुत अभी हाई जा रहा है, अभी से मेहनत करोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए होंगे। चलिए अब सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर अब फोकस करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या चीज़ ध्यान रखना है, जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो सके। उसके अलावा जितना भी मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊँगा ना, तो उन सारे टॉपिक का जो पीडीएफ है वो मैं अपने ना जो पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा। वहाँ पर पूरा पीडीएफ वगैरह जो है ना वो डाल दूंगा वहाँ। तो दोबारा आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ से दोबारा पढ़ लेना। उसके अलावा एमसीक्यू भी जो जारी करूँगा ना, मतलब जो एमसीक्यू सीरीज़ भी पढ़ाऊँगा ना, तो उसको भी मैं अपना पीडीएफ को ना जो अपना पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग क्या है, थ्योरी को भी पढ़ लेना, प्लस उसका जो एमसीक्यू है उसका भी प्रिपरेशन कर लेना, विथ आंसर डालूंगा। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा 2 से 3 बार। तो इससे आप लोगों की जो तैयारी है ना वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। और ये जो ना व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें कैसे जुड़ सकते हो, तो उसमें जुड़ने के लिए आप लोग सबसे पहले इंस्टाग्राम पर जाइए और मेरे को मैसेज कीजिए कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है बोल करके। और इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो बाय एमडी धीवर करके ही है। तो वहाँ से आप लोग जा करके आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपके मैसेज का मैं बिल्कुल जवाब दूंगा और आप लोगों को ना व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और ये जो व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ूंगा ना, तो आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज देना है जी। आप जो बाजार में कुछ खाने जाते हो ना, केवल उतना ही चार्ज के साथ आप लोग इजीली तरीके से क्या है उस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और ऐसा करने का मतलब ये है कि मेरे को ना सिंसियर स्टूडेंट चाहिए जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, वाकई में ना ये जो कोर्स है वो करना चाहते हैं, मतलब भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए क्रैक करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है वो। तो ऐसे सिंसियर बच्चे के लिए मैं इस प्रकार की जो पढ़ने का फॉर्मेट है ना तो वो मैं रखा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी चीज़ आप लोग लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को और भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को सबसे पहले देखो, इतिहास से एक परिचय, हिस्ट्री इंट्रोडक्शन। तो क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले ना हम लोग ना इसके भूमिका को जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा करके दिया है, इसको पढ़ो। भारतीय राजनीति, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र के परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन। तो इतिहास क्या है, तो इतिहास राजनीति, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र का परिवर्तन का क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए, इतिहास के 4 क्षेत्र। इतिहास के 4 क्षेत्रों में निम्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं, तो सबसे पहला देखो राजनीतिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत भौगोलिक विस्तार व प्रशासन आएगा। दूसरा आर्थिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मुद्रा, वाणिज्य, व्यापार, नगरीकरण आएगा। तीसरा सामाजिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत शूद्र व महिलाओं की दशा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आएगा। चौथा सांस्कृतिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत धर्म, दर्शन व कला आएगा। तो इसके इतने सारी चीज़ों को ना आप लोगों को पढ़ना है इसके अंतर्गत। उसके अलावा भारतीय इतिहास का वर्गीकरण दिया है, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया है, इसमें 4 भागों में दिया गया है। कौन कौन सा, सबसे पहला प्राचीन भारत, दूसरा में पूर्व मध्यकाल, तीसरा में मध्यकालीन भारत और चौथा में क्या दिया है, आधुनिक भारत। तो इसके सन को ना आप लोगों को एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली आप लोग एक बार पढ़ लेना, सन को उतना ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। और भारतीय इतिहास को ना मोटा मोटी अगर बताऊँ ना तो 3 भागों में बांटा गया है। कितना, तो मोटे तौर पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। केवल 3 भाग में मोटा मोटी तौर पर बांटा गया है, इतना ही आप लोगों को केवल इसमें याद रखना है, ठीक है। एकदम सन को ना रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है, जो चीज़ नोट करने की आवश्यकता होगा, बेशक मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक शॉर्ट्स में ना पतला वाला नोट्स भी बना लीजिएगा, ताकि जो जो नोट करने के लिए बोलूँ ना अलग से नोट कर लो और एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी आप लोग उसका क्या करो, रिवाइज कर पाओ। तो एक शॉर्ट में ना पतला वाला कॉपी भी ले लेना बाद में, या रफ वगैरह होगा तो उसमें भी चल जाएगा, ताकि आप लोग ना अलग अलग विषयों को क्या करना पड़े, आप लोग नोट कर पाओ, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं सीधा इतिहास जानने के स्रोत के बारे में, मतलब इतिहास को ना कितने प्रकारों से जाना जाता है, किस प्रकार से जानते हैं हम लोग, समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इतिहास जानने का जो स्रोत है ना वो पहला हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा, आर्कोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, लिटरेसी सोर्स हो जाएगा। और तीसरा जो होगा विदेशी यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, मतलब फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए हैं ना, तो वो विदेशी यात्राओं के वृत्तांत के से ना हम लोग क्या जानते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा ना विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो भारतीय इतिहास जानने के कितना स्रोत है, तो 3 प्रकार के
स्रोत है जिससे हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रा वृत्तांत। सारे तीनों जो टॉपिक है ना उसको मैं आप लोगों को और ना अधिक डीप में समझाऊंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़िए। सबसे फर्स्ट में वास्तुकला दिया है, तो वास्तुकला के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत भवन, मूर्ति, मंदिर, स्मारक, मृदभांड आदि आते हैं। आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये मृदभांड क्या होता है? तो मृदभांड क्या है आप लोगों को बता देता हूँ। मृदभांड का मतलब ये होता है कि मिट्टी के बने हुए बर्तन। प्राचीन काल में किसी भी प्रकार से लोहा, स्टील वगैरह का तो आविष्कार नहीं हुआ था ना, तो उस समय ना खाना वगैरह बनाने के लिए क्या किया जाता था, मिट्टी के जो बर्तन होते थे ना तो उसका प्रयोग किया जाता था, और मिट्टी के जो बर्तन है उसी को ना मृदभांड कहा जाता था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कुछ कुछ वर्ड को ना आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो वास्तुकला के अंतर्गत इन सारी चीज आते हैं। दूसरा अभिलेख हो जाएगा। यह मोहरों, स्तूपों, प्रस्तर, स्तंभों, मंदिर के दीवारों, ईंटों, चट्टानों, ताम्रपत्र, मूर्तियों पर प्राप्त होता है। उदाहरण करके दिया है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, अशोक का स्तंभ लेख। आप लोगों को ना इसमें भी एक चीज बता देता हूँ, ये प्रस्तर क्या होता है ये बता देता हूँ, ये आप लोगों को समझ में ना आए तो। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर जी, शिला होता है, शिलालेख जो होता है ना, पत्थरों पर जो खुरच खुरच करके लिखे जा रहे थे उस समय, तो उसको ना प्रस्तर कहा जाता है, शिला कहा जाता है, पत्थर कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रस्तर को याद रखना है, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, तो प्रस्तर का मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मुहर आ जाएगा, स्तूप आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा जिसे प्रस्तर कहते हैं, स्तंभ आ जाएगा, मंदिर के दीवार आ जाएगा, ईंट, चट्टान, ताम्रपत्र, मूर्ति, ये तमाम चीज जो है वो अभिलेख के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा जो है वो सिक्का आ जाएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? मुद्रा के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो मुद्रा या सिक्का के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं, तो याद रखना है। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, पोटीन के मिलने से जिसमें तिथियां, राजा, देवताओं एवं अन्य आकृतियां अंकित रहती है। तो सिक्के के अंतर्गत ये तमाम जो सोने, चांदी, तांबा, कांसा जो होते हैं ना, ये तमाम जो चीज़ है ना, इससे क्या होता है हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है। उस समय राजा महाराजा किसे मानते थे, किसे नहीं मानते थे, किस प्रकार से आय व्यय का साधन होता, तो इसके माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। उसके बाद दूसरा जो होगा वो साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, लिटरेसी सोर्स हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना था? वैदिक साहित्य हो जाएगा। वैदिक साहित्य में क्या आएगा? वेद 4 होते हैं, पता है ना जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद करके 4 वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपवेद है, उपनिषद है, वेदाग है, महाकाव्य है, पुराण है, दर्शन है, सूत्र है। तो वैदिक साहित्य में इन तमाम जो चीज़ है उसके बारे में आप लोगों को जानना है। दूसरा जैन साहित्य, जैन साहित्य में आगम ग्रंथ होगा। तीसरा बौद्ध साहित्य हो जाएगा। बौद्ध साहित्य में क्या होगा? त्रिपिटक है। त्रिपिटक मतलब तीन जो अलग अलग ग्रंथ है ना उसके समाहार को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। जिसमें कौन कौन सा है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तो 3 प्रकार के बौद्ध साहित्य हैं इसमें, ठीक है। और थोरी गाथा आदि है। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। देखो एक शब्द में ना आप लोगों को ना इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसमें तीसरा को नहीं दिया गया, ठीक है। सी करके ये जो दिया है ना विदेशी यात्रा वृत्तांत, तो विदेशी यात्रा वृत्तांत क्या होता है मैं अपने शब्दों में आप लोगों को समझा देता हूँ। विदेशी यात्रा वृत्तांत कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्राचीन काल में अत्यधिक जो फॉरेन के जो विदेश से ना आक्रमणकारी यहाँ भारत में है ना, तो वो अपने साथ कवियों को, लेखकों को साथ में लेकर के आए हैं। तो उनके माध्यम से ना जो उन्होंने भारत इतिहास को देखा, समझा, उस समय के वातावरण को, तो उसने ना अपने जो लेख में मतलब जो अपने किताब में जो लिखा है ना उसके माध्यम से हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो आप लोगों ने सुना होगा हेनसांग का नाम, उसके अलावा फाहयान का नाम सुना होगा। हेनसांग ने कौन से ग्रंथ लिखा था? तो वो हेनसांग ने क्या लिखा था? सीयूकी लिखा था, है ना। उसके अलावा फाहयान था, फाहयान ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो फोकवोकी लिखा था। तो इन्होंने ना, उसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि मेगास्थनीज भी आया था, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था अपना ग्रंथ। तो इन तमाम जो अलग अलग जो लेखक है जिन्होंने अपना अपना ग्रंथ, अपना अपना जो किताब है वो लिखा, उस किताब को आज भी मौजूद है और उसे पढ़ करके हमें उस समय के शासन व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। तो इतिहास के जानने के बारे में 3 प्रकार के सोर्स अभी तक की मौजूद है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रा वृत्तांत। तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ना अब ना आप लोगों का जो एक्चुअल क्लास है ना वो आप लोगों का स्टार्ट होता है। एक्चुअल क्लास
मतलब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सबसे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास था, ताकि आप लोगों को एक प्रकार से भूमिका बन सके कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो पर डे आप लोगों को ना 1 से 2 टॉपिक कवर करूँगा ना, तो ईजिली तरीके से हम लोगों का जो सिलेबस है वो लगभग लगभग एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, बस आप लोगों को दिल लगा करके पढ़ना है, मेहनत बस करना है और अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है कभी भी कि बाद में पढ़ लूँगा, बाद में कर लूँगा। बाद कभी भी नहीं होता, कल कभी भी नहीं आता। जो करना है आज ही करना है, अभी ही करना है, ये मान करके आप लोगों को पढ़ना है। कुछ पाने के लिए कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा जी आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो सामान्य परिचय है ना उसको ध्यान से पढ़िए, अदरवाइज ना आप लोग केवल ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। सर्वप्रथम चार्ल्स मेमन ने 1862 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि की। आगे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वे विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक खुदाई को प्रारंभ किया। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इस स्थलों का व्यवस्थित उत्खनन करवाया। यहाँ प्रथम खनन का कार्य किया व इसे मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन बताया और साथ ही इसका नामकरण भी किया गया। तो इस सामान्य परिचय में आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले 1862 में कौन, चार्ल्स मेमन ने क्या किया था, हड़प्पा नामक स्थल का क्या किया था, प्राचीन सभ्यता के अवशेष उनको सबसे पहले मिला था, ठीक है। उसके बाद ना भारतीय इतिहास का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो देखो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वे के विभाग के जन्मदाता किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। 1921 में क्या किया गया था, ईस्वी में ना जॉन मार्शल ने क्या किया था, इसे व्यवस्थित उत्खनन आरंभ करवाया था। इसमें आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है जो अलग से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। 1921 में हड़प्पा नामक जो स्थल है ना उसकी खुदाई किया गया था। कब किया गया था, 1921 में किया गया था। किसने करवाया था, तो वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था, जो SCERT में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। कब, तो 1921 में हड़प्पा नामक स्थान का सबसे पहले खुदाई करवाने वाला जो व्यक्ति था वो था राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। उसके अलावा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है ना वहाँ का खुदाई कौन करवाया था, तो उसको राखलदास बनर्जी ने करवाया था। कौन, तो 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की ना राखलदास बनर्जी ने खुदाई करवाया था। तो इन दोनों फैक्टों को आप लोगों को याद रखना है, हमेशा ये जो प्रश्न है ना वो पूछा जाता है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास में, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग ना नामकरण के बारे में जानते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है इन सभी का नाम कैसे पड़ा, ये हम लोग जानते हैं। सबसे फर्स्ट को पढ़िए नामकरण। सबसे पहला हड़प्पा संस्कृति प्रथम उत्खनन स्थल है इसलिए यह नाम पड़ा। मतलब ना हड़प्पा नामक उस स्थान जो था ना तो उसका उत्खनन किया गया था। हड़प्पा नामक जो स्थान था उस जगह का उत्खनन कराया था, तो इसीलिए उस जगह का नाम भी ना हड़प्पा संस्कृति रख दिया गया। नाम कैसे रखा समझ में आया। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास हुई इसलिए यह नाम पड़ा। तो देखो इसकी खुदाई है ना जो सर्वप्रथम ना सिंधु नदी के किनारे किया गया था, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए नगरीय सभ्यता, प्राथमिक नगरीय क्रांति के कारण। मतलब ना ये जो सिंधु घाटी सभ्यता ना वो नगरीय सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता नहीं था। मतलब ना नगर जिस प्रकार से होता है, जिस प्रकार की सुख सुविधा होता है, नालियों की व्यवस्था, पानियों की व्यवस्था, तो तमाम जो चीज़ था ना वो सारा चीज़ यहाँ था, इसलिए इसे ना नगरीय सभ्यता कहा गया था। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं था। पूछा जाता है ऐसे प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता था कि ग्रामीण सभ्यता था, पूछा जाता है, तो याद रखना आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा पढ़िए मेलुहा, प्राचीन मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। तो देखो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है या सुमेरियन सभ्यता है ना उसी के समकालीन सभ्यता है। और इन्होंने ना ये जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना इन्होंने ना सिंधु घाटी सभ्यता को
मेलुहा कह करके पुकारा था, तो इसीलिए इसको मेलुहा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। चलिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता को पढ़ते हैं। पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों साहित्य उपलब्ध है, किंतु सिंधु लिपि पढ़ी नहीं गई, अतः यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। देखो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसीलिए इसे कहा गया है क्योंकि ये जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ना, इसमें जो उस समय जो लिखा जाता था ना, जो लेख वगैरह वो प्राप्त हुआ है, लेकिन ना कैसे लिखा जाता था, मतलब इसको कैसे पढ़ा जाता था, वो आज तक की कोई नहीं पढ़ा गया है। तो इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनकी जो ना लिखावट थी उसे प्राकृतिक लिखावट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद ना भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान पूर्व भाग में है, पाकिस्तान संपूर्ण भाग में है, मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो पाकिस्तान में स्थित है जी, आप लोगों को समझ रहना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए। भारत उत्तर पश्चिम भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, तो किस भाग में है, तो उत्तर पश्चिम भाग में है। चलिए उसके बाद विस्तार को पढ़ते हुए चलते हैं, इसमें विस्तार से थोड़ा सा और डिटेल दिया है, इसको पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद विस्तार को पढ़ते हैं। त्रिभुजाकार क्षेत्र में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत रूप में फैला है। तो आप लोगों को एक चीज़ नोट करके रखना है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है या हड़प्पा जो सभ्यता है वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला है। केवल एक वर्ड को आप लोगों को नोट करके रखना है, पूछा जाता है, क्योंकि मैं ना कई एग्जाम में ऐसे पढ़ा हूँ, जो उसको क्वेश्चन पेपर को देखा हूँ ना, तो पढ़ा हूँ, तो ऐसे जो प्रश्न है वो पूछा जाता है, तो आप लोगों को इसके नोट करके रखना है। भले या कितने में फैला हुआ है ये ज़्यादा नहीं नोट करोगे तो पढ़ लोगे एक बार तो चलेगा, लेकिन कैसे फैला हुआ था, तो त्रिभुजाकार में फैला हुआ था, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। तो देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके समकालीन सभ्यता और कौन कौन सा था, तो मिस्र की सभ्यता था, सुमेरियन की सभ्यता था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, वो सुमेरियन सभ्यता या मिस्र की सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला, मतलब उसका जो भूभाग है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। उसके अलावा इसमें देखो दिशा को दर्शाया गया है। देखो उत्तर में कौन सा है, तो मांडा जम्मू कश्मीर है। दक्षिण में कौन सा है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्व में क्या है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। और पश्चिम में क्या है, तो बलूचिस्तान, आप लोगों को पता होगा ना, यसूर कोटदा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का ही एक क्या है जो शहर है, जो आप लोगों ने अभी अभी बहुत सारे न्यूज़ देखा होगा कि अलग अलग घटनाएं किस प्रकार से पाकिस्तान में हो रहा है अभी बलूचिस्तान को लेकर के, तो देखा होगा, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो इसको, है ना। चलिए उसके बाद ना काल निर्धारण के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए इसके बाद काल निर्धारण के बारे में जानते हैं। फर्स्ट में दिया है कार्बन 14 के अनुसार। अब ये कार्बन 14 क्या होता है, ये आप लोगों को थोड़ा सा अपने शब्द में समझा देता हूँ। देखो किसी भी जब प्राचीन जो अवशेष मिलते हैं ना, चाहे वो सिक्का हो, स्मारक हो, मुद्रा हो, कोई भी प्रकार की जो पुराना जो अगर किसी प्रकार के आभूषण भी मिल जाता है ना, तो उस आभूषण के कितना पुराना वो आभूषण, ये कैसे पता लगाया जाता है, तो कार्बन C14 के द्वारा। एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से ना उसके एज को पता किया जाता है कि वो कितना पुराना होगा। कैसे पता लगता है कि जी कि ये जो सिक्का है वो 5000 साल पुराना है, या ये जो चीज़ जो हमको मिला है, बर्तन मिला है या किसी प्रकार के आभूषण मिला है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। कैसे पता चलता होगा, तो इसी प्रकार की जो ना कार्बन C14 के माध्यम से क्या किया जाता है, एज को जाना जाता है, पता किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एज है वो क्या माना जाता है, कार्बन C14 के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अब ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ईसा पूर्व में क्या होगा, आप लोगों का जो सन है ना वो उल्टा चलेगा, देखना आप लोग, और उसके बाद ना ईसवी आएगा। तो देखो आप लोग ईसा मसीह जानते हो ना, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो सन था ना उसको ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है, जो उल्टा चलते हुए आएगा। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ना जो एज है ना वो ईसवी कहलाएगा। तो ये जो है वो सीधा चलेगा, सबसे पहले उल्टी टाइप से आएगा, उसके बाद सीधा आएगा। तो इन दोनों के फ़र्क को आप लोगों को याद रखना है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व कहा जाएगा जो उल्टा चलेगा, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ना ईसवी कहेंगे जो सीधा चलेगा। तो इनको ना आप लोगों को याद रखना। और ऐसा करने का मतलब ये था कि कालक्रम को ना स्पेसिफिक निर्धारण करने के लिए ऐसे ना जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जन्म के बाद इसको रखा गया था। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। कार्बन C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की जो एज है वो कितना था,
2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उसके अलावा जॉन मार्शल नामक जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार 3250 ईस्वी से 1750 ईस्वी। उसके अलावा तीसरा एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 ईसा पूर्व ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका एज को माना गया है। तो ऑथेंटिक में आप लोगों को इसे लेना है और एक्चुअल में इसके एज को बताओ ना, जो एनसीईआरटी या अन्य बुक में जो दिया गया है उसको 2500 से लेकर कितना, तो 2500 लेकर के ना 1750 तक की, कितना, तो 2500 से 1750 तक की ना सिंधु घाटी सभ्यता का एज को माना गया है। तो लगभग लगभग आप लोगों को ना 2500 से 1750 या 2500 से 1800 ये ले लेना है, इसमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा दिया है आर्नेस्ट मैक के अनुसार, इन्होंने क्या बताया था, सिंधु सभ्यता के एज को 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक की उन्होंने माना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक बार मोटा मोटी पढ़ लेना है। उसके अलावा राजधानी, हड़प्पा के 2 प्रमुख शहर थे। तो हड़प्पा के कितने प्रमुख शहर थे, मतलब राजधानी था, सबसे पहला मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। तो इन दोनों को याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कौन सा था या जुड़वा राजधानी कौन था। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है, पहला मोहनजोदड़ो होगा और दूसरा हड़प्पा होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी था पहला मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो शॉर्ट में नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। दोबारा रिवीजन करना भी जरूरी है ना जी, जो लिखे रहोगे वो ज़्यादा आप लोगों को याद आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोगों को जो जो चीज़ नोट करने के लिए बोलता हूँ ना, तो उनको केवल आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो पाए। चलिए इसके बाद ना प्रमुख नगर के बारे में जानते हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता के ना कौन कौन से प्रमुख नगर थे, इसका उत्खनन कब हुआ, किस नदी के किनारे बसा था, इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसमें ना एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है। इसमें 3 चीज़ों को आप लोगों को मुख्यतः याद रखना है। क्या क्या चीज़ को याद रखना है, सबसे पहले जो शहर है, इस शहर का नाम को याद रखना है। आपके एग्जाम में शहर तो देगा ही, तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सेकंड में आप लोगों को ये जो शहर है ना जो अलग अलग, वो कौन से नदी के तट पर बसा है ये आप लोगों को याद रखना है। और तीसरा, इसके खोजकर्ता कौन थे ये भी याद रखना है। खास तौर से ना कूट में आप लोगों को इसमें से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा जी, हमेशा पूछा जाता है इसमें से। कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, एक तरफ आप लोगों को ना इसका नाम दे दिया जाएगा, अलग अलग शहरों के नाम, एक तरफ नदी के नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, कूट में मिलाइए। तो आप लोगों को ना याद रखना है इसको, इसीलिए बोल रहा हूँ। और नॉलेज के लिए आप लोग ना इसके सन में कब कब इसका उत्खनन हुआ ये याद रखना है, इसके खोजकर्ता कौन है ये भी याद रखना है। क्योंकि एक तरफ हड़प्पा का जो अलग अलग शहर का नाम वो दे दिया जाएगा, हो सकता है दूसरा तरफ उसके जो खोजकर्ता है उसका नाम दे दिया जाएगा और कूट में मिलाइए बोलेगा। देखो पहले से प्रश्न कुछ भी बना हुआ उतना नहीं रहता है, उन लोग ना ये जो थ्योरी टाइप से जो दिखता है ना उसको ही देख करके उन लोग खुद से बनाते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छांटने वाला है होता है वो। तो आप लोगों को क्या करना है, अलग अलग तरीके से जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को सुना ऐसे भी अगर कूट में मिलाना बोले, सही जोड़ी मिलाने को बोले, तो ईजिली तरीके से आप लोगों से बन जाए। चलिए सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला देखो हड़प्पा, हड़प्पा का जो स्थल है ना वो पाकिस्तान में स्थित है। कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कब इसका उत्खनन कराया गया था, तो 1921 में। किसने उत्खनन कराया था, मतलब खोजकर्ता कौन था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। आप लोगों को सबसे पहले इंट्रो में ही बताया था ना कि हड़प्पा स्थल के उत्खनन किसने करवाया था, 1921 में हुआ था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था। दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1922 में इसका उत्खनन करवाया गया। उत्खननकर्ता कौन था, तो राखल दास बनर्जी था। इसको भी आप लोगों को फर्स्ट में बताए, इन दोनों जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा चन्हुदड़ो जो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, 1931 में उत्खनन करवाया गया और गोपाल मजूमदार इसके क्या थे, उत्खनन करता थे या खोज करता थे। इसका जो पूरा PDF अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा जी, तो आराम से ना आप लोग दोबारा तिबारा रिविज़न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट उतना लेने की आवश्यकता आप लोगों को उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा देखिए लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1957 में इसका उत्खनन करवाया गया और खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव था।
पांचवा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, घाघरा नदी के तट पर है। 1953 में उत्खनन कराया गया। कौन था इसका उत्खननकर्ता या खोजकर्ता? घोष, लाल और थापर था। सातवां देखो बनावली हरियाणा में है, रंगोई नदी के तट पर है। 1937 में क्या किया गया? खोज किया गया। रविंद्र सिंह बिष्ट खोजकर्ता थे। सातवां धौलावीरा हो जाएगा, गुजरात में है। 1900 कब 91 में क्या किया गया था? 90-91 में खोज किया गया था, विष्ट और जोशी ने किया था। आठवां रंगपुर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है ये भी। और इस कौन से नदी के किनारे था? तो सुख भादर था। 1953-54 में उत्खनन किया गया रंगनाथ राव के द्वारा। चलिए उसी के अलावा दो तीन और है, उसको पढ़ लेते हैं। नौवा को देखो, सुतकोटदा गुजरात में स्थित है और इसमें ना नदी का नाम नहीं दिया है, केवल इसमें क्या दिया गया? 1964 में उत्खनन कराया गया। कौन था उत्खनन करता? तो जगतपति जोशी था। 10वां रोपड़, रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है। 1950 में उत्खनन कराया गया था। बी लाल इसके खोजकर्ता थे। उसके अलावा 11वां दैमाबाद महाराष्ट्र में है और ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। 1958-59 में इसका क्या किया गया था? उत्खनन कराया गया था। पी बाकरदीकर इसका क्या थे? खोज करता थे। तो देखो ये 11 अलग अलग जो शहर है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे? अलग अलग शहरों के नाम हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को याद रखने की, एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं ना, उसे आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट कर लेना। और मुख्य मुख्य किसे याद रखना है? हड़प्पा को याद रखना है कि वो किस नदी पर है, कहाँ हुआ था, खोजकर्ता कौन है। मोहनजोदड़ो को रखना है, चनहुदड़ो को रखना है, लोथल को रखना है, कालीबंगा को रखना है, बनावली को रखना है और धौलावीरा। तो ये 3-4 जो सातों है ना, उसको ही कम से कम याद रखिएगा। इन सातों में से ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है क्योंकि फेमस ये शहर है और यहाँ से विशिष्ट अलग अलग प्रकार की जो चीज़ है ना, वो मिला था, तो इसीलिए ये जो है ना, वो महत्वपूर्ण है। चलिए उसके बाद नगर नियोजन के बारे में जाते हैं, सिटी प्लानिंग के बारे में। तो ध्यान से इसको पढ़िए। फर्स्ट को, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ईंटों की पक्की सड़क है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो एक दूसरे को क्या करता है? समकोण पर इस प्रकार काटता है। मतलब ये जो ना, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाओगे ना, तो समकोण पर इस प्रकार से काटता है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, नगर के सभी ओर परकोटे बने हुए थे। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये परकोटे क्या होता है? परकोटे का मतलब ये होता है कि अगर कोई गांव यहाँ पास पूरा बसा हुआ है ना, तो उस गांव के चारों ओर ना सुरक्षा के लिए घेरा बनाया गया था। मतलब ऊंचे ऊंचे ना दीवार बनाया गया था, ताकि कोई क्या है, बाहर से जो होगा ना, वो आ ना सके या किसी प्रकार से आक्रमण वगैरह जो है ना, वो ना कर सके। तो इसीलिए क्या है, गांव के चारों ओर ना सुरक्षा घेरे के लिए परकोटे बनाए थे, जिसे क्या कहा जाता था? परकोटा कहा जाता था। ठीक है, वो एक दीवार के समान होता था। आप लोगों ने ना अलग अलग रियासतों में, राजा महाराजाओं में भी देखे होंगे कि किला बनाया होता है चारों तरफ से, जिसका घेरा हुआ होता है, तो उसे ही परकोटे कहा जाता था। ठीक है, तीसरा को पढ़िए, नगर के सभी मकान एक जैसे थे, किंतु निचले शहर के मकान में भिन्नता पाई गई। मतलब ये जो है ना, नगर क्या था? एक जैसे मकान था, अगल बगल का मकान देखो एक जैसा बना था, वो भी उच्च श्रेणी का। नेक्स्ट को पढ़िए, अच्छी जल निकासी प्रणाली मौजूद था। बताया था ना जी, किस लिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता कहलाता है? क्योंकि इसमें जल की जो प्रणाली है ना, जल निकासी की, जैसे नाली हो गया, जल की व्यवस्था हो गया, नहाने की व्यवस्था हो गया, उच्च किस्म का था जी, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया था। अदरवाइज इसे ग्रामीण सभ्यता नहीं कहा जाता, गांव की सभ्यता, तो इसी वजह से कहा गया था। नेक्स्ट को पढ़िए, यहाँ जल पद्धति ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। जल पद्धति मतलब जिस प्रकार से अभी पानी आता है ना जी, पाइपों के सहारे, उस समय ना नाली टाइप से बना हुआ होता था, उससे आता था और पाइप जैसे सिस्टम लगा हुआ था, तो इसीलिए ग्रिड पद्धति के माध्यम से आता था जो पानी है वो। नेक्स्ट को पढ़िए, यहाँ की सड़कें पक्की व प्राचीर एक दूसरे को 90 अंश पर काटती है। तो यहाँ की जो सड़कें वो क्या था? पक्की था जी उस समय भी, और एक दूसरे को क्या करता है? समकोण पर ऐसे काटता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, भवन निर्माण की गुणवत्ता युक्त ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो भवन के निर्माण में ना गुणवत्ता युक्त ईंटें, यहाँ तक कि पके हुए ईंटों का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए, प्राय ऊपर भाग पर स्नानागार एवं महल बनाए जाते थे। तो यहाँ पर ना विशाल स्नानागार भी पाया गया है, जो क्या है ना, चौड़ा आकार का था, जहाँ पर ना सार्वजनिक जो आयोजन किसी प्रकार से होता था ना, तो सारे गांव के लोग क्या करते थे? नहाने भी आते थे, तो इसीलिए ना विशाल स्नानागार भी पाया गया है वहाँ। नोट करके दिया है, इसको पढ़िए, सिंधु सभ्यता इजियन सभ्यता के समकालीन नहीं थे। क्या? तो जो सिंधु सभ्यता है ना, वो इजियन सभ्यता के समकालीन नहीं थे, तो इसे चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए उसके अलावा ना अन्य संबंध तथ्य करके दिया है, इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। अब आप लोगों के मन में ना ये सवाल आ सकता है कि सर ये ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ टाइप से कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो,
अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक चीज़ आप लोग ये बताओ, आप लोग अपना घर जाते हो, आसपास के माहौल को देखते हो, वहाँ किसी प्रकार से कौन सा चीज़ कहाँ पर रखा है देखना पड़ता है क्या, सोचना पड़ता है क्या? नहीं ना पड़ता है। आप अपने घर जाओगे, बाहर जाओगे, यहाँ उधर जिस भी कमरे में जाओगे, कौन सा चीज़ कहाँ पर रखा हुआ है, क्या चीज़, सारा चीज़ पता हुआ होता है ना। कैसे पता होता है? क्योंकि आप वहाँ रोज़ रहते हो, रोज़ जाते हो, तो आप लोगों को पता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोग ना थोड़ा थोड़ा करके रोज़ ना ये जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उससे रूबरू होगे, पढ़ोगे उसको थोड़ा थोड़ा, तो ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में वो आते जाएगा, आपके माइंड उसको एक्सेप्ट करते जाएगा कि ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था। बार बार जब आप लोग उस चीज़ को देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आप लोगों को याद होते जाएगा। तो इसीलिए पहली बार ये नहीं सोचना है कि मेरे को याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। सरसरी निगाहों से सुनते हुए जाओ, पढ़ते हुए जाओ, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। एक ही बार में रटने की कोशिश आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। एक बार पढ़ोगे, दूसरा बार पढ़ोगे, तीसरा बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप लोगों को याद होते जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है यार, या कोई भी चीज़ का सोचोगे ना कि मैं ट्रिक के साथ याद रखूं, हर चीज़ का ट्रिक नहीं होता या शॉर्टकट कभी नहीं होता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए उसके बाद ना अन्य संबंधित तथ्य के बारे में दिया है तो इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट को पढ़िए। विश्व में सर्वप्रथम कपास की उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को है, जिसके कारण यूनानी इसे सीडोन की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा कहकर संबोधित करते थे, जो कि उनके लेखों से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रॉपर लाइन में आप लोगों को जो चीज़ नोट करना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या था, सर्वप्रथम विश्व में कपास की खेती करना शुरू किए थे। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा यूनानी लोग ना सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते थे, सीडोन कहते थे। उसके अलावा मेसोपोटामिया के लोग क्या बोलते थे, मेलुहा कहते थे। तो इनको भी शॉर्ट में ना एक लाइन में नोट कर लेना, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। नेक्स्ट को पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मुद्राओं में यूनिकॉर्न पशु रेखांकित किया गया है। अब आप लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि ये यूनिकॉर्न क्या होता है। आप लोगों को बताता हूँ यूनिकॉर्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने घोड़ा देखा है, तो घोड़ा ना उस समय भी था, लेकिन वो जो घोड़ा है ना उसका क्या हुआ था, एक सिंग निकला हुआ था, मतलब उसके माथे के ना ठीक बीचों बीच ना एक सिंग निकला हुआ था। सेम घोड़े की तरह वो भी जो जानवर है वो था, जिसे ना उन्होंने क्या बोला, यूनिकॉर्न पशु कहा। क्या? तो अगर आप लोग गूगल पे भी सर्च मारोगे ना कि यूनिकॉर्न क्या है, तो उसमें ना आपको चित्र एक दिखाया जाएगा, जिसमें ना एक सफ़ेद घोड़ा को दिखाया जाएगा, जिसके ना माथे के ऊपर एक ना बड़ा सा सींग निकला हुआ आता है। उसी को ना यूनिकॉर्न पशु कहा जाता था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी मुद्रा मिले हैं ना, जो सिक्का मिला है, उसमें ना यूनिकॉर्न पशु का चित्र अंकित है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, ऐसे चीज़ों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए उसके बाद ना ज्ञात नहीं था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना कौन कौन से जो धातु वगैरह है उसके बारे में नहीं जानते थे, ज्ञात नहीं था, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला दिया है धातु में लोहा। लोहा का जो ज्ञान है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था, ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा देखो फसल। फसल में ना धान और तंबाकू, तो ये जो धान और तंबाकू उसका भी ना प्रमाण नहीं मिला है अब तक की, तो ये इसका भी माना जाता है कि धान और तंबाकू का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। उसके अलावा देखो नेक्स्ट में दिया है ज्ञान था। ज्ञान था मतलब जानते थे, तो क्या क्या जानते थे, नृत्य का ज्ञान था, पासे का ज्ञान था और हाथी का ज्ञान था। मतलब हाथी ना सिंधु घाटी सभ्यता के समय उनके अवशेष मिला गया है। आयातित वस्तुएं करके दिया है। आयातित मतलब जिसको ना वो मंगाते थे बाहर से। क्या क्या मंगाते थे, आयात करते थे, तो सबसे पहला सोना। सोना जो है वो अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, कर्नाटक, तो यहाँ से मंगाते थे। चांदी, चांदी जो है वो ईरान, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, तो यहाँ से मंगाते थे। तांबा, खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान, जो अभी पाकिस्तान है अभी हाल ही में, तो वहाँ से मंगाते थे तांबा। उसके अलावा नोट करके दिया है अतरंजी खेड़ा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो इसको भी चाहो तो आप लोग नोट करके शॉर्ट में रख सकते हो, ठीक है, कि अतरंजी खेड़ा जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता में वो जो स्थल है ना वहाँ से संबंधित बिल्कुल भी नहीं था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो अतरंजी खेड़ा है ना वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इतना आप लोगों को याद रखना है। और किस जिले में है, तो एटा जिले में स्थित है।
काली नदी के तट पर स्थित है। तो इतना याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता से ना संबंधित ये जो स्थल है वो नहीं है। तो आप लोगों को ना केवल इतना ही पढ़ना था, और आप लोगों को ना इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। और उसके बाद ना इसमें जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उसको आप लोगों का जब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा उसमें आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी। क्योंकि आप लोगों को ना मैं ऑप्शन के साथ समझाऊंगा, पहले आप लोगों को मौका दूंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से इसके थ्योरी को पढ़ा है ना, तो इसके एवज में आप लोगों को पहले खुद से आंसर लेना है। और उसके बाद फिर जब मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, तो विस्तार पूर्वक सभी ऑप्शन का भी आप लोगों को नॉलेज दूंगा, मतलब अच्छे से समझाते हुए चलूंगा, ताकि आप लोगों को दोबारा रिवीजन हो सके और उसके साथ साथ आप लोगों को भी अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इसका जो जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उसको लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं आप लोगों का क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल पाए, और प्रॉपर टाइम पे आप अपना जो क्लास है वो देख पाओ और अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो इतना ही आप लोगों को करना है, और इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।